मम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। वेलकम अस्सलाम। बेटा जैसे कि आज आप लोगों का रीसेट का पेपर था स्टूडेंट्स का कुछ का, तो मैं भी वहीं थी, अभी आप लोगों के इंस्टीट्यूट से ही आ रही हूँ। सो रीसेट वाले बच्चे भी मेरे ख्याल से अब ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लें जल्दी से क्लास को, तो हम स्टार्ट करें। मैम कैसे हुआ पेपर? पेपर बहुत टफ था बेटा रीसेट का, काफ़ी कंसेप्शनल क्वेश्चन है। जितना हो सका हम लोगों ने मोटिवेट किया है बच्चों को, हेल्प नहीं की, मोटिवेट किया है बच्चों को कि आप लोग पेपर कर सकते हैं, उन लोगों ने किया भी। अच्छा मैम, वैसे टफ तो नहीं होना चाहिए था। कंसेप्शनल था। मुझे लगता है कि जो एमसीक्यूज थे लाइक हाइपर पोलराइजेशन, बहुत छोटा सा टर्म नहीं है, लेकिन हाइपर रिपोलराइजेशन से भी सवाल आया हुआ था, उसकी डेफिनेशन पे भी मोर नेगेटिव आइंस। तो नहीं, इसलिए वो तो फिजियो में है। तो बेटा आज फिजियोलॉजी का ही पेपर था। अच्छा, मैं समझे नॉट नहीं था। पेपर हो गया बच्चों जी का। ओवरऑल बच्चों का पेपर अच्छा हुआ, मेरे स्टूडेंट्स जो थे। बेटा बिल्कुल ओवरऑल सब बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ। चलिए, अच्छी बात है। अच्छी बात है वैसे। अच्छी बात है। चलें फिर हम शुरू करें क्लास। पार्टिसिपेंट्स को बुला लें जल्दी से क्लास में। सविता की मैम आपकी, लाइट नहीं है। यस मैम, उनकी लाइट नहीं है। तो वो व्हाट्सएप चला रही हैं डेटा कनेक्शन फ्री वाले पैकेज पे। जी हाँ। बेटा एक्चुअली हमारा कोर्स ज़्यादा है एज यू नो, तो इसलिए मैम अभी हमारे फिजियो के कितने टॉपिक्स रहते हैं? हमारे फिजियो के 4 टॉपिक रहते हैं। और जो है हमारी बायोकेम के? बायोकेम के 2 टॉपिक्स यानी 4 क्लासेस। 4 क्लासेस। मैं फिजियोलॉजी के 2 टॉपिक्स आज करवाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीक में हम 4 क्लासेस लेंगे बायोकेमिस्ट्री की और 1 फिजियोलॉजी की, और हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा पास्ट पेपर्स करवाने का टाइम अभी नहीं चले। है, 8 के बाद हम पास्ट पेपर्स भी स्टार्ट करेंगे, तो बहुत सारा काम है अभी, इसलिए विदाउट यस ब्रेक। मैम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। सीएसएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड है बेटा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है? कौन आंसर करेगा? मैम जी बेटा। मैम आपने सेरिब्रम की स्लाइड भी नहीं भेजी। सेरिब्रम की या सेरिबेलम की? सॉरी सॉरी, सेरिबेलम नहीं, थैलेमस जो हमने उस दिन पढ़ा था। थैलेमस की फंक्शंस की स्लाइड्स नहीं भेजी, वो हम अभी भेजेंगे। चलिए पहले मुझे आंसर करें, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? मैम इंट्रा। मैम इंट्रा क्यों? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, मैम एक्स्ट्रा। बिल्कुल। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है हमारा सीएसएफ भी, प्लाज्मा भी और टिश्यू फ्लूइड भी। इंट्रासेलुलर फ्लूइड सिर्फ वही फ्लूइड होता है बेटा जो प्रेजेंट होता है विद इन सेल, ठीक है। चलें सीएसएफ, सीएसएफ का इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो बेटा सीएसएफ इज क्लियर, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे पानी, ठीक है। सर्कुलेट थ्रू कैविटी ऑफ द ब्रेन, मतलब वो ब्रेन की कैविटी से निकलता है। सब रिकॉग्नाइज स्पेस यानी कि ब्रेन के पूरे ऊपर से ऐसे घूमकर, यानी ब्रेन के इर्द गिर्द जितनी भी कैविटीज हैं वहां से वो ट्रेवल करता हुआ सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कनाल से पास करके नीचे जाता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर का हिस्सा है, ठीक है बेटा। इसकी अगर प्रॉपर्टीज हम देखें, अप्रोक्सीमेटली 150 ml, पूरी बॉडी में 150 ml प्रेजेंट होता है हमारा सीएसएफ, ठीक है।
क्योंकि बेटा ये CSF हमारा ब्रेन की कैविटी से निकला, पूरे ब्रेन को शिफ्ट किया और उसके बाद सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की कभी आप पिक्चर बनाओ तो उसके बीच में छोटी सी रिंग बनाते हो, वो रिंग है सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। उस रिंग के अंदर से फ्लूइड ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन है अप्रोक्सीमेटली 0.3 ml पर मिनट। 1 मिनट में 0.3 ml ये बनता है। बेटा ये जितना बनता है उतना अब्जॉर्ब भी हो जाता है। अगर ये सिर्फ बने और एब्जॉर्ब ना हो तो हमारा हेड का साइज बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, समझ आ रही है? सिर्फ अगर बनता है और एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी वेस्ट नहीं होता, निकलता नहीं है बॉडी के अंदर से, सिर्फ बनता ही जाता है, तो हाइड्रोसेफेलस डिजीज कॉज करवाएगा। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है 1.005। रिएक्शन है इसका अल्कलाइन बेसिक, इसकी पीएच बेसिक होती है। कॉम्पोजिशन अगर देखें तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, बेटा जिस तरह एक ब्लड है, ब्लड का प्लाज्मा देखो तो ब्लड का यस बेटा, बैक टू द क्लास। मेरी वॉइस क्लियर है? एक्चुअली इंटरनेट इशू हो गया था थोड़ा सा। हम फिर से चलते हैं CSF की तरफ। मैम वॉइस स्लो आ रही है जी, अब मेरी आवाज ठीक है? इंटरनेट इशू था एक्चुअली बेटा। बेटा फोकस करें अब अपने लेक्चर पे आप लोग। हम कॉम्पोजिशन पे थे, CSF की कॉम्पोजिशन। बेटा जैसे कि प्लाज्मा एक प्योर लिक्विड है ना, लिक्विड प्लाज्मा को शेप और कलर देता है उसका RBC, WBC और उसके पस सेल्स। इसके अलावा उसमें आते हैं हेमोग्लोबिन, उसके अंदर आता है आयरन, फेरेटिन, फेरेनिन। ये सारी की सारी चीजें उसको शेप कलर देती हैं। वैसे वो पानी होता है। इसी तरह सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड हमारे पास 99.13% सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, वाटर होता है, कलरलेस। लेकिन बेटा उसको शेप, उसको व्हाइटिश कलर, उसको लिक्विड अपीयरेंस, ये सारी की सारी चीजें उसमें पाए जाने वाले सब्सटेंसेस की वजह से होती हैं। वो सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन, अमाइनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन और लैक्टिक एसिड, ये सब के सब ब्लड के थ्रू CSF में जाते हैं। और अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को देखें तो बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट। लिम्फोसाइट इन CSF होते हैं 6 क्यूब पर मिलीमीटर। यानी बेटा आप 1 मिलीमीटर क्यूब अपना CSF निकालो, उसके अंदर 6 आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे एक CSF के अंदर। लिम्फोसाइट्स क्या है बेटा? मेरे ख्याल से तो इम्यूनिटी के सेल्स हैं। आप लोगों को क्या लगता है? कंटिन्यू किया Yes, जाए? ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ही है, चलें, गुड। कंटिन्यूड। एज CSF इज पार्ट ऑफ ECF, जैसे कि मैंने सबसे पहले सवाल किया CSF किसका पार्ट है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। देयरफॉर इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सोडियम देन पोटेशियम, क्योंकि इंट्रा सेलुलर पोटेशियम ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम ज्यादा होता है। इस पे आज सवाल भी था, रीसेट वालों को पता होगा। ठीक, ये कंटेन करता है मैम लिम्फोसाइट्स। जी बेटा। मैम मैम सर मोन की क्लास से 12:30 बजे उन्होंने कहा था उनका कोई नेट का इशू है, आई डोंट नो, तो उन्होंने क्लास 12:30 से रखी है 1:15 तक। तो मैंने कहा आपको बता दूं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। अच्छा बेटा, उनकी इनविटेशन जो है वो तो आई हुई है 1:30 की। जी मैम, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया है अभी। अच्छा, तो मैम आप उसके बाद क्लास ले लीजिएगा। आप एक क्लास लेंगे, 2 क्लासेस लेंगे?
बेटा आज मैं 2 क्लासेस लूंगी, यानी मैं 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, भले वो 1 घंटे में हो जाए या 1.25 घंटे में। तो मैम आप सर मोहन की क्लास के बेटा हम अभी क्लास बाद कंटिन्यू करते क्लास हैं, ले सर मोहन से लीजिएगा। मैं बात करती हूँ, ठीक है? चलें आप सर मोहन से फिर मैम बात कर लें। जी बिल्कुल। इट्स उन्होंने कल कंटेन भी क्लास ली थी, उनका जी शायद नेट का कोई प्रॉब्लम था और लाइट का। ठीक है, मैं इनको मैसेज कर देती हूँ, मैंने बता देती हूँ। ठीक है बेटा, कंटेन सम लिम्फोसाइट, सीएसएफ सीक्रेट करते हैं बाय वेंट्रिकल, डज नॉट कंटेन्स एनी सेल्स। एहसान यूनिस, ये सर्वकाश है? Yes, ma'am. Yes, Sir. ma'am. ठीक है। सो बच्चों, सर एहसान यूनिस को हम इंटर करने वाले हैं अपनी क्लास में। So we continued. CSF is a part of extracellular fluid, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का CSF पार्ट है। इसके अंदर ज्यादा सोडियम होता है, कम पोटेशियम होता है। क्यों? क्योंकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है। तो अगर CSF हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो उसमें कौन सा आयन ज्यादा होगा? सोडियम, पोटेशियम कम होगा। कंटेन करता है सम लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्यों बेटा? क्योंकि CSF को खुद ब खुद अपनी हिफाजत करनी है। अपनी हिफाजत खुद करने के लिए वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है, और वो उसको सिक्योर करने के लिए अपने पास अपनी कुछ आर्मी अपने पास रखता है, और वो आर्मी उसकी लिम्फोसाइट है। CSF सीक्रेट करता है बाय वेंट्रिकल, डज नॉट कंटेन एनी सेल। CSF वेंट्रिकल से सीक्रेट हो रहा है। वेंट्रिकल से जब वो सीक्रेट होकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल लेवल में आएगा, उस वक्त बेटा उसमें कोई सेल नहीं होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, प्लाज्मा की तरह CSF बिल्कुल क्लियर है, 99.13% बिल्कुल क्लियर है, और उसके बाद उसमें जाकर सेल्स पाए जाते हैं। जस्ट लुक एट इट, 99.13% बिल्कुल क्लियर होता है, वाटर होता है, उसके बाद 0.187 उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? लिक्विड्स पाए जाते हैं, ठीक है? The lymphocytes are added when it flow in the spinal cord. उससे ऊपर यानी वेंट्रिकल और ब्रेन लेवल के ऊपर CSF खाली पानी है, और जब वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर होता है तो उसके अंदर लिम्फोसाइट्स और 0.87% दूसरे सेल्स भी आते हैं। उन सेल्स में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स दोनों होते हैं। फॉर्मेशन अगर हम CSF की देखें तो बेटा ये इसकी साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? ये कोराइड प्लेक्सिस सिचुएटेड इन द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के अंदर जो कोराइड प्लेक्सिस है, कोराइड प्लेक्सिस क्या चीज है बेटा? जो कैपिलरीज होती है ना, कोराइड प्लेक्सिस, वो कैपिलरीज जो कि अपने अंदर से फ्लूइड यानी अपने अंदर से प्लाज्मा निकालकर कैविटी के अंदर फेंक सकें, कोराइड प्लेक्सिस वो कैपिलरीज कहलाती हैं। आपको पता है ना, कैपिलरी से ब्लड बाय रिफ्यूज करता है। इस पिक्चर को देखें बेटा, ये है इसका वेंट्रिकल, ये पूरा ब्रेन के अंदर हमारे 2 लेटरल वेंट्रिकल, उसके अंदर थर्ड वेंट्रिकल से नीचे जाता है इक्वाइडक्ट ऑफ सेल्वस इक्वाइडक्ट के बाद हमारा फोर्थ वेंट्रिकल के बाद स्पाइनल कनाल। बेटा ये स्पाइनल कनाल आपकी जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये पूरा का पूरा पाथवे है, इस पूरे पाथवे के अंदर पानी है, CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि पूरा सेक्रेट करता है और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी तक नीचे तक ट्रेवल करता है। अब ये क्या किस में बन रहा है? ब्रेन के अंदर बन रहा है। अब इन वेंट्रिकल्स के अंदर बेटा क्या है? कोराइड प्लेक्सिस कैपिलरीज। ये कैपिलरीज फ्लूइड को सीक्रेट करके इन कैविटीज के अंदर फेंक देती है। ये ब्लू, ऐसे समझ लें कि ब्लू एक खाली स्पेस है, इस पाइप को, इस ब्लू वाली शेप के पाइप को हम CSF से भरते हैं, फिर वो CSF ट्रेवल करता है थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये इसकी पिक्चर थी, आपको पिक्चर से समझ आया? साइट ऑफ फॉर्मेशन की तरफ जाएं तो बेटा फॉर्म्ड इन द कोराइड प्लेक्सिस, जो कि किसके अंदर है? वेंट्रिकल्स के अंदर। मैंने जब आपको ये पढ़ाया तो मैंने कहा ये है इसका लेटरल वेंट्रिकल हार्ट वाले वेंट्रिकल, हॉलो स्पेस, वेंट्रिकल का मतलब हॉलो स्पेस होता है, जैसे हार्ट के होते हैं वैसे ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं बेटा, इसमें लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो 2 साइड पे होते हैं, उसके अंदर बीच में थर्ड वेंट्रिकल होता है, उसके नीचे फोर्थ वेंट्रिकल होता है। इन चारों के बीच में हमारा वो फ्लूइड बन रहा होता है। तो इसकी फॉर्मेशन साइड जो है वो है कोराइड प्लेक्सिस ऑफ वेंट्रिकल्स। कोराइड प्लेक्सिस टफ्ट होते हैं, इसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं बेटा वो कवर्ड करती हैं पाया मैटर को और एपिडाइमल
कवरिंग को। अब पाया मैटर क्या है बेटा? ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग्स हैं। अल्लाह ताला ने ब्रेन को सेव करने के लिए उसके ऊपर 3 मेम्ब्रेन्स, 3 कपड़े, 3 चादर दे दी है। सबसे पहली चादर जो कि ब्रेन के बिल्कुल ऊपर लगी हुई है, इट्स पाया मैटर। उसके बाद सेंटर वाली है इरिकनॉइड मैटर। उसके बाद है ड्यूरा मैटर। ठीक है बेटा, आप एनेटमी ऑफ नर्वस सिस्टम, जब आप न्यूरो एनेटमी पढ़ोगे, ब्रेन की एनेटमी, उसमें आप ये कैविटीज और ये मेम्ब्रेन्स डिटेल से पढ़ोगे। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए पाया मैटर है क्या। पाया मैटर ब्रेन के ऊपर की कवरिंग। यस बेटा। मैम फिर इनमें और मेनिंजेस में क्या डिफरेंस है, या इन्हीं को हम मेनिंजेस कहते हैं? बेटा यही मेनिंजेस है। meninges, there is 3 types of meninges: pia mater, arachnoid matter and dura matter. These are ओके मैम। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन अगर हम देखी जाए तो वही बात है, किस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे ये। फ्लूइड की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम कैपिलरी टू द कैविटी। तो बेटा जो फ्लूइड की मूवमेंट होती है लार्जर मीडियम से स्मॉलर मीडियम की तरफ, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपने सेल में पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी चैप्टर 1, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस। बेटा मैं फ्लूइड की मूवमेंट कह रही हूँ, यानी वाटर की मूवमेंट। जिसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल, तो जो वाटर की मूवमेंट हो रही है, प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन इसका किस तरह है? वो ऑस्मोसिस के थ्रू है। उन कोराइड प्लेक्सिस के अंदर से प्लाज्मा फ्लूइड निकलकर कैविटी के अंदर आ रहा है थ्रू ऑस्मोसिस। डज नॉट इन्वॉल्व अल्ट्राफिल्ट्रेशन और डायलिसिस। इसमें डायलिसिस हम किस सेंस में कह रहे हैं बेटा? इसको इस सेंस में कह रहे हैं, ड्यूरिंग डायलिसिस किडनी जब वर्क नहीं कर रही होती तो क्या होता है कि प्लाज्मा के साथ आरबीसी, हेमोग्लोबिन और इसके अलावा आयोडीन, फेरेटिन, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ब्लड से निकल के हमारे कहाँ चल जाते हैं? यूरिन के अंदर प्रेजेंट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सीएसएफ की फॉर्मेशन में ऐसा होता है कि बेटा सिर्फ सीएसएफ का फ्लूइड सीक्रेट आउट करके बाहर आता है, वो अपने साथ लिम्फोसाइट्स और इन सब चीजों को साथ लेकर नहीं जाता ब्लड। ठीक है, यूज एनर्जी यूज करता है, यानी कि ये क्या प्रोसेस है? ये एक्टिव ऑस्मोसिस प्रोसेस है, यानी ये एटीपी यूज करने के बाद ऑस्मोसिस करवाता है। एक्टिव ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन सिक्रीशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो यूज होता है इस सिक्रीशन में। इस तरह हमारा सीएसएफ बनता है। सीएसएफ के बनने और फैलने का जो पूरा मैकेनिज्म है, अगर हम उसको चार्ट में समराइज फॉर्म में लिखें, थ्योरी पेपर में बेटा आपको हमेशा समराइज फॉर्म में लिखना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ इन लेटरल वेंट्रिकल, सबसे ज्यादा सीएसएफ बनता है लेटरल वेंट्रिकल में। वहां से फोरामेन ऑफ मेनरो के थ्रू वो पहुंचता है किसमें? थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से एक पाइप निकलता है जिसे हम कहते हैं इक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस, यानी एक्वाडक्टस सेल्वियस। उस पाइप के थ्रू वो जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से 2 इसकी ओपनिंग होती है बेटा। एक इसकी ओपनिंग होती है फोरामेन ऑफ मेगेंडी और दूसरी ओपनिंग होती है फोरामेन ऑफ लश्का। फोरामेन ऑफ मेगेंडी और फोरामेन ऑफ लश्का, इन दोनों की हेल्प से वो या तो ब्रेन के ऊपर फैलता है या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है। सिस्टर्ना मैग्नम एंड सिस्टर्ना लेटरलिस क्या है, ये हम पिक्चर से समझते हैं। बेटा ये है लेटरल वेंट्रिकल, इसके बाद फोरामेन ऑफ मोनरो। तो बेटा जो मोनरो फोरामेन है वो ये है 1 नंबर। वहां से कहा गया है सीएसएफ? थर्ड वेंट्रिकल में। फिर से देखें यहाँ से चार्ट फॉर्म, फोरामेन मोनरो से थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से एक पाइप निकलता है एक्वाडक्टस ऑफ सेल्वस। वहां के बाद हमारा सीएसएफ पहुंचता है फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में बेटा हमारे पास 2 ओपनिंग्स हैं, फोरामेन लश्का एंड फोरामेन मगेंडी। फोरामेन मगेंडी होगा तो बेटा वो किस में फैलेगा? हमारा पूरा सीएसएफ इस सब रिकनॉइड स्पेस में, यानी यहाँ से निकल के ब्रेन के ऊपर से ट्रेवल करके नीचे जा रहा है। तो ये फोरामेन ऑफ मेगेंडी के थ्रू। फोरामेन लश्का होगा तो बेटा ये सीधा सीधा नीचे जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी रीढ़ की हड्डी में, दिमाग से निकला हराम मस्क के थ्रू रीढ़ की हड्डी में। तो ये फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू। ठीक है, सिस्टर्ना मैग्ना क्या है बेटा? पाया मैटर, सब रिकनॉइड स्पेस और ब्रेन के दरमियान में ऐसी कैविटीज, ऐसी खाली जगहें होती हैं जो पानी से भर जाती हैं जब पानी ऊपर से ट्रेवल करके जाता है।
अब CSF यहाँ से निकला, यहाँ से उसने ट्रेवलिंग स्टार्ट की, ट्रेवल करता 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 यहाँ उसको खाली जगह मिली, वो यहाँ पे रुका और वापस एब्जॉर्ब हो गया। अब जो उसको यानी चलते हुए कनाल, चलते हुए रिवर के अंदर अगर हम छोटा सा कोई गड्ढा खोद दें तो पूरा पानी बहता जाएगा, लेकिन उस गड्ढे के अंदर पानी जमा रहेगा। तो इसी तरह बेटा पूरा पानी बहता जा रहा है, लेकिन इस गड्ढे के अंदर जो पानी जमा है उसे हम सिस्टर्ना मैग्ना कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आया सिस्टर्ना मैग्ना क्या है? तो ये बात आपको समझ आ गई। अब सब रिक्वेट स्पेस से या तो CSF जाएगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या CSF जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की तरफ। ये है इनके सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स और नीचे है इनकी स्पाइनल कॉर्ड। तो या तो बेटा ऊपर ट्रेवल कर जाएगा या नीचे ट्रेवल कर जाएगा। ठीक हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF की बात अगर हम करें, बेटा मेरे को पहले भी कहा, जितना CSF बॉडी में बनता है उतना ही CSF एब्जॉर्ब होकर खत्म भी हो जाता है। बेटा अगर CSF सिर्फ बने और एब्जॉर्ब ना हो और खत्म ना हो तो इसका मतलब ये है कि क्या हुआ है, हमारे पास हाइड्रोसेफेलस, हमारे हेड का साइज बढ़ जाता है। आपने बच्चे देखे होंगे जिनका सर बढ़ता है बचपन से ही, और उनकी एक ही कंप्लेन होती है कि इसका सर अपनी साइज से बड़ा है। हाइड्रोसेफेलस, इसके सर में पानी है। तो बेटा वो जो सर में पानी होता है ना, वो CSF पानी होता है। ठीक है, इसका कॉमन रीजन ये है कि पानी बन तो रहा है लेकिन पानी जज्ब नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यूज नहीं हो रहा। एग्री? मोस्टली एब्जॉर्ब कौन करता है इसको? इरिकनॉइड वैली, जो कि ड्यूरल साइनसिस और स्पाइनल वेन्स में पाई जाती है। बेटा देखो हमारा CSF कहाँ जा रहा था? हमारा CSF जा रहा था या स्पाइनल कॉर्ड में या सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। अब स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा तो इसको हमारी स्पाइनल वेन्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, वापस ब्लड में ले लेंगी और किडनी के थ्रू बॉडी से निकाल देंगी यूरिन की सूरत में। और अगर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जाएगा तो ड्यूरल साइनसिस इसको एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड में देंगे और वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ये था इसका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। बेटा 500 ml CSF डेली बनता है और 500 ml CSF ही डेली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अगर एब्जॉर्ब ना हो तो बेटा क्या होगा? सर बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, आगे चले। यहाँ तक कोई सवाल है बेटा? कोई भी सवाल है तो पूछ लें। निम्रा आप मुझे चैट में कुछ मैसेजेस कर रही हैं तो मुझे बताएं, कोई बात है? आई थिंक कोई सवाल। मैम सर मोहन कह रहे थे आप 1:30 तक फ्री हो जाएंगी? मैं 1:30 तक फ्री हो जाऊंगी, बिल्कुल मैं 1:30 तक फ्री हो जाऊंगी। ओके मैम। और मैम वो सविता को इशू हो रहा है बेटा एक्चुअली मुझे सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना होता है। अगर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो उनको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी दूंगी और उनसे जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह होगी वो हम देख लेंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज भी कर देंगे ताकि सविता का लॉस ना हो। ठीक है? ओके मैम। अब बेटा हम आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ CSF। CSF के फंक्शंस क्या हैं बेटा? एक तो वो प्रोटेक्टिव फंक्शन देता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्यों? मैंने कहा था कि जब CSF ट्रेवल करता है तो अपने साथ लिम्फोसाइट्स रखता है। लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या है? लिम्फोसाइट्स का मतलब है अपने साथ आर्मी रखना। बेटा जब कोई अपने साथ आर्मी रखता है तो वो मतलब अपनी हिफाजत कर रहा है ना, अपनी प्रोटेक्शन कर रहा है। सेम इसी तरह प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम शॉक। ब्रेन को शॉक से किस तरह प्रिवेंट करेगा, किस तरह प्रोटेक्ट करेगा? बेटा शॉक मीन्स ट्रॉमा। हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से हमारी शेकिंग मूवमेंट हुई। शेकिंग मूवमेंट मतलब हमारी बॉडी एकदम से आगे गई और पीछे गई। अब जो हमारा और बैकवर्ड मूव करेगा। बेटा इंटरनेट इशू है थोड़ा सा। वॉइस क्लियर है? आपको आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? मैम ठीक है बेटा, थोड़ा सा इंटरनेट इशू है। कोई बात अगर आपकी मिस हो जाए तो रिपीट करवाने का कह दीजिएगा, मैं खुशी खुशी रिपीट करूंगी। ठीक है, चलें। फॉर्मेशन ऑफ CSF मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। अब हमारे जो हेड है उसने फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट की, उसके अंदर जो ब्रेन रखा हुआ है वो भी पहले आगे लगेगा यानी फ्रंटल लोब के साथ टकराएगा, फिर जाके पीछे ऑसिपिटल लोब के साथ टकराएगा स्कल के अंदर। बेटा अगर इसके टकराने से, जोर से ये टकरा रहा है और अगर हमारा जो ब्रेन है वो पानी के अंदर नहीं पड़ा होगा तो ये टकराने से किसके साथ टकरा रहा है? बोन के साथ। तो हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा।
समझ आ रही है? तो ये ब्रेन को शॉक से संभाल रहा है। यानी एक पानी का टब लें और उसके अंदर एक बॉल डाल दें और फिर देखें कि वो बॉल किस तरह मूव कर रहा है। इसी तरह हमारा स्कल पानी का टब है और उसके अंदर हमारा ब्रेन मूव कर रहा है। अब ब्रेन को ये पानी बचा रहा है। अगर यहाँ पे पानी ना होता और ये सख्त मतलब सॉलिड सरफेस होती तो हमारा ब्रेन बहुत नाजुक है। जब ये सामने जाकर फ्रंटल बोन से टकराता, पीछे जाके ऑसिपिटल बोन से टकराता, तो हमारा ब्रेन अब इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब दोनों से डैमेज हो जाता, उसके अंदर स्मॉल ब्लीडिंग हो जाती, ठीक है, जख्म हो जाते, वुंड्स। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन डैमेज होता। तो इस वजह से ब्रेन को बचाने के लिए वेलकम टू द क्लास सविता, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस तरह हमारी नेक्स्ट क्लास की समरी बच जाएगी। तो अगर हमारा ब्रेन सीवियर ब्लो में जाता है काउंटर कोप इंजरी के साथ, तो उसको सीएसएफ प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो सीएसएफ का ये पहला फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है बेटा, इसके अलावा सीएसएफ का फंक्शन है मैम हमारे वॉइस नहीं आ पास। रही आपकी। वॉइस क्लियर नहीं है? लास्ट वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करें। लास्ट वाला पॉइंट, ओके। लास्ट वाला पॉइंट फंक्शन ऑफ सीएसएफ की पे हम बात कर रहे थे। फंक्शन ऑफ सीएसएफ का मतलब है कि सीएसएफ किस तरह से हिफाजत कर रहा है ब्रेन की। तो सबसे पहले उसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में एक तो वो अपने साथ एक आर्मी कंटेन कर रहा है, लिम्फोसाइट। सीएसएफ के अंदर लिम्फोसाइट से अगर छोटे छोटे जरासीम बैक्टीरिया हमारे ब्रेन के अंदर इंटर होने की कोशिश करेंगे तो हमारी आर्मी यानी हमारी सीएसएफ की आर्मी यानी लिम्फोसाइट्स उसको मार देंगे। ठीक है, एक तो ये इस तरह हमारे ब्रेन को बचा रहा है, और दूसरा ये हमारे ब्रेन को बचा रहा है बाय द सीवियर ब्लो। सीवियर ब्लो यानी कि सीवियर टकराने से। बेटा अगर पानी के अंदर हमारा ब्रेन नहीं होगा ना, तो जब हमारा ब्रेन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट में आकर हमारी फ्रंटल बोन और हमारी ऑसिपिटल बोन के साथ टकराएगा तो वो माइक्रो ट्रॉमा कॉज करेगा, माइक्रो इंजरीज, माइक्रो ब्लीडिंग हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो हमारे ब्रेन को बचा रहा है सीएसएफ, एक तो अपने पास आर्मी रखकर और दूसरा अपने पास फ्लूइड मीडियम रखकर। ठीक है ना। रेगुलेट ऑफ क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को रेगुलेट किस तरह कर रहा है बेटा, ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल because when substances are absorbed into the venous sinuses intracranial pressure is raised। बेटा अगर सीएसएफ के अंदर हमारे पास ज्यादा क्या आएंगे, आयंस आएंगे, तो हमारा इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। बेटा इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जैसे इंटरसाइनसिस प्रेशर बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से हमारी ब्रेन की सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा तो सर्कुलेशन इंक्रीज हो गई ना, मतलब ब्रेन की तरफ ज्यादा ब्लड जाने लग गया। ब्रेन की तरफ जो ज्यादा ब्लड जा रहा है बेटा वो कॉज करवा रहा है एस्फेक्सिया। एफेक्सिया किसको कह रहे हैं, अनकॉन्शियसनेस को, सफोकेशन को। यानी हमारा ब्रेन इतना सफोकेट हो जाएगा, सफोकेशन उसमें आ जाएगी, यानी उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों को ट्रेवल करने का, इन दोनों को मूव करने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, पानी पानी भरा हुआ होगा। तो जब हमारा ब्रेन सफोकेट होता है अल्टीमेटली अनकॉन्शियसनेस, कोमा और फिर डेथ। ठीक है, एस्फेक्सिया का मतलब सफोकेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन की सफोकेशन में क्या होता है कि अल्टीमेटली ब्रेन सफोकेट हुआ तो ब्रेन अनकॉन्शियस, कोमा और लीड्स टू डेथ। अगर हमने उसकी सफोकेशन खत्म नहीं की तो लीड्स टू डेथ। ये भी हो सकता है अगर हमारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है यानी स्ट्रोक, फॉलेज। कहते हैं ना टेंशन मत लो फॉलेज हो जाएगा, टेंशन से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। दूसरा इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा अगर सीएसएफ ज्यादा आने से बढ़ जाए तो एफॉक्सिया यानी डेथ कॉज करवा सकता है। इट्स प्रिवेंटेड बाय ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। हम इस चीज को किस तरह काउंटर रेगुलेट करते हैं, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मैकेनिज्म बनाया है। अल्लाह ताला ने अगर उसके अंदर मोटर बनाई है ना सीएसएफ को बनाने वाली, तो दूसरी मोटर बनाई है सीएसएफ को खींचने वाली। तो बेटा जिस तरह वो फॉर्मेशन होती है ना उतनी ही स्पीड के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है। तो फॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन, इस तरह हमारा ब्रेन का प्रेशर रेज नहीं होता और डेथ कॉज नहीं होती और हम बच जाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, ठीक है ना। चलें, ये मीडियम देता है हमारे पास एक्सचेंज का। एक्सचेंज का मीडियम कैसे, ब्रेन को किन चीजों की जरूरत है बेटा, ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारे ब्लड से सीएसएफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर ब्रेन को दे देता है। और जो ब्रेन का वेस्ट मटेरियल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वेस्ट मटेरियल में क्या होगा बेटा आप बताएं जल्दी से।
और वेस्ट मटेरियल में क्या होगा, डेड लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फोसाइट्स की आर्मी जो कि बैक्टीरिया के साथ लड़ते लड़ते मर गई है, उसके एक्स्ट्रा इवेंट्स पड़े उनको, वो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है। हमारे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारी बॉडी से निकले ब्रेन में पहुंचे, उन्होंने काम कर लिया, अब वो बेकार है, तो वो भी उसका वेस्ट मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका वेस्ट मटेरियल है ही। जी बिल्कुल। तो CSF हमारे पास न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को ब्लड से लेता है, जो कि है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। किसको देता है, ब्रेन को। और ब्रेन से वेस्ट मटेरियल लेता है, जो कि है डेथ लिम्फोसाइट्स, डेथ न्यूट्रोफिल्स, WBCs डेथ, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये एक्स्ट्रा और वेस्टेज मटेरियल उठाकर ब्लड को देता है, और ब्लड इसको हमारी यूरिन के जरिए किडनी के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ये एक्सचेंज करवाता है ब्लड और ब्रेन के दरमियान CSF। CSF के डिसऑर्डर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रो मींस वाटर, कहीं भी हाइड्रो का वर्ड आए तो वाटर है। सेफेलस का मतलब आए तो स्कल, सेफेलस का मतलब आए तो स्कल, तो वाटर इन स्कल, हाइड्रोसेफेलस डिसऑर्डर। अगर हम वर्ड को तोड़ें तो हमारे पास डेफिनेशन निकल आती है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द स्कल, यानी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द स्कल, जो कि कॉज करवाएगा स्कल या हेड की इनलार्जमेंट। तो इसे कहते हैं हम हाइड्रोसेफेलस। बेटा इसकी दो टाइप्स होती हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको अभी दे देती हूँ, लेकिन इसके बाद आप जब मेडिसिन पढ़ेंगे जाके अपने 4th ईयर में, तब हाइड्रोसेफेलस को आप डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस होती है, नॉन कम्युनिकेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि बेटा वो जो पाथवे था ना, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन मिगेंडी, वहां से थर्ड वेंट्रिकल से एक्वाडेक्स सेल्वेस, और वहां से फोर्थ वेंट्रिकल से फोरामेन मोनरो, फोरामेन लश्का, जो पूरा पाथवे मैंने आपको पढ़ाया है किसमें, ग्राफ में। हम फिर से ऊपर चलते हैं, आप ग्राफ देखें, ये वाला ग्राफ। बेटा इस पूरे पाथवे में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाए, कहीं ना कहीं कोई चीज, कोई पाइप बंद हो जाए, जिस रास्ते में ब्लॉकेज आ जाएगा बेटा वो कहलाएगा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वस ब्लॉक हो गई है, तो हमारा CSF का प्रेशर कहाँ बढ़ जाएगा बेटा, लेटरल वेंट्रिकल में और थर्ड वेंट्रिकल में CSF का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो इनका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। इनका साइज इंक्रीज होने से सेरिब्रम का साइज इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली हमारा सर का साइज बढ़ जाएगा बच्चों में। तो ये कहलाती है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में कोई ब्लॉकेज नहीं होता, ऐसे ही एब्जॉर्प्शन रुक जाती है और प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो वो हमारा कहलाता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। एग्री बेटा, ये था हमारा CSF और उसकी प्रोडक्शन, फिजियोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है। Excuse me, ma'am. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी सर। Ma'am, kindly जय से पूछिए, what is hydrocephalus? Is he available now? जयदन, जयदान से, यस मैम, इनसे पूछिएगा हाइड्रोसेफेलस क्या होता है। जयदन चलिए जल्दी से बताएं हाइड्रोसेफेलस क्या होता है बेटा। बेटा जयदन प्रेजेंट है? जयदन मैम बताएं हम। नहीं प्रियंका सर, जयदन अगर Only आंसर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि कोई और ऑनलाइन है इसकी जगह पे। यस मैम, वो टेक्स्ट भेज रहे हैं, ठीक है, हमें उनकी आवाज सुननी है, टेक्स्ट नहीं भेजना जी, प्राइवेट चैट में टेक्स्ट भेज रहे हैं वो। ठीक है। ओके, जनता से पूछिए कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस क्या होता है। जनता कुमारी, जनता कुमारी आर यू प्रेजेंट? जनता कुमारी Yes, जी आंसर करें बेटा, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? मैम हाइड्रोसेफेलस। जी बिल्कुल। मैम हाइड्रोसेफेलस या बेटा हाइड्रोसेफेलस वर्ड को तोड़ें, हाइड्रो एंड सेफेलस। yes ma'am. Ma'am hydro means skull and cephalus hydro means water and cephalus means skull, जिसमें skull का सर का साइज जो है वो बॉडी से बढ़ जाता है, मतलब कि उसमें जो CSF फ्लूइड होता है वो इंक्रीज हो जाता है स्कल में।
चलिए ठीक है। Okay, thank you so That's much, good. Janta. And kindly, Zarnasha, tell me what is non-communicating hydrocephalus? Zarnasha. Yes, sir. मैम काइंडली जरनाशा से आप रब्ता कीजिए, उनसे पूछिए जरा क्वेश्चन ये वाला। जरनाशा दोबारा प्रेजेंट हो तो गई हैं। जरनाशा बताएं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? मैंने टाइप समझाई है हाइड्रोसेफेलस की, उसमें नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? जी मैम, नॉन कम्युनिकेटिंग। जी बिल्कुल। मैम जब CSF जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है वेंट्रिकल्स में। ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है बेटा, मैंने फ्लो आपको एग्जांपल CSF दिया। मैम CSF टू फ्लो। नहीं बेटा क्लियर बताएं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्लियर बताएं क्या? जरनाशा। यस मैम देयर। बताइए नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? टाइप है हाइड्रोसेफेलस की। मैम जब CSF का फ्लो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, सीएसएफ का फ्लो ब्लॉक हो जाए, कहाँ पे, कौन से पाथवे में? जहाँ पर वेंट्रिकल्स मिल रहे होते हैं। मैंने नाम बताया उस स्पेस का। एक्विडक्टस सेल्वियस, एक्विडक्टस सेल्वियस, जहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से मिल रहा है, ठीक है? यस मैम सॉरी, थोड़ा माइंड से चला गया था ना। बिल्कुल बेटा, बी अटेंटिव, क्लास लें। सर बच्चे मैम सवाल वन नहीं थिंग पूछते हैं एक्चुअली। जी जी मैम, अगर बच्चे नहीं पूछते तो इन क्लोजिंग जब आप क्लोज कर रहे होते हैं लेक्चर, तो आप इनसे जिन पे आपको डाउट हो कि वो स्लीपिंग मोड पर हैं, सुन भी रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप उनसे खुद अल्टरनेटिव क्वेश्चंस किया करें इंडिविजुअल्स नेम लेकर, ठीक है, ताकि उनको पता हो कि हमारे अगर नाम शो हो रहे हैं तो इट्स मीन कि हमसे क्वेश्चन हो सकता है। और अगर कोई आपको टेक्स्ट में जवाब दे तो आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैम। मधु आंटी सेकंड वांट टू थिंग, ज्वाइन। जिन्होंने मैम लास्ट 15 मिनट्स में ज्वाइन किया है, जी आप उनकी प्रेजेंट शो नहीं करेंगे उनको, ठीक है। लाइक मधु क्योंकि आंटी। मैं देख रहा था स्टार्टिंग में ओनली 18 पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, जिसके मैम हम बाद तो स्टार्टिंग से है। अभी 5 मिनट्स में मैम 3 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया, 21 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स जो थे वो अभी आए हैं, बिकॉज ठीक मैंने है। पिक्चर ली है बाय मोबाइल ओके कैमरा। मैम, जो स्टार्टिंग 15 मिनट्स हैं उसमें जो अवेलेबल हैं उन्हीं की अटेंडेंस होगी। लास्ट 15 मिनट्स में जो आ रहे हैं जस्ट फॉर अटेंडेंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, आप इनकी अटेंडेंस जो है वो काउंट नहीं करेंगे, श्योर सर। क्योंकि अगर अटेंडेंस शो होगी इट्स मीन कि वो आगे चलकर ये कहेंगे कि हमने क्लास तो ली है लेकिन हमें समझ नहीं आया, और ये नहीं पता कि उन्होंने क्लास ली कब है। क्लास ली है